भरतपुर के बयाना नगर पालिका की ओर से कस्बे के जैन मंदिर परिसर में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के वार्ड 9 और 10 को कवर किया गया है। यह शिविर आगामी 2 दिनों तक जारी रहेगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जनता को उनके जरूरी कार्यों के लिए इधर उधर न भटकना पड़े, सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे नागरिकों को समय की बचत हो रही है और प्रशासन के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। शिविर में हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। शहरी सेवा शिविर कैंप का आयोजन दिगंबर जैन मंदिर में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वार्ड 9 और 10 को कवर किया गया है। कैंप अब यहाँ पे 2 दिन और चलेगा। सोमवार को और बुधवार को हमारे सभी विभाग, नगर पालिका के सभी विभाग, जन्म मृत्यु शाखा, विवाह पंजीयन शाखा, निर्माण शाखा, भूमि शाखा, लाइट प्रभारी और अन्य सभी शाखाएँ मौजूद हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, महिला बाल विकास विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इत्यादि विभाग यहाँ मौजूद हैं। जो भी अभी सभी वार्ड वासियों से अपील है, निवेदन है, इसके अतिरिक्त अन्य वार्ड वाले भी लोग हैं, उन्हें यहाँ पे पधारें कैंप में और सरकार द्वारा चलाई गई सुविधाओं का लाभ लें। उनकी कोई समस्या है उनको बताएं, हम प्रयास करेंगे कि उनको मौके पर निस्तारण। खबर भरतपुर से है, जहां भरतपुर जिले के बयाना में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जहां ब्रह्मबाद पुलिस के पास एक हाईवा ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 65 वर्षीय बुजुर्ग करण सिंह गुजर, जो सिंघाड़ा गांव के निवासी थे, की मौत हो गई है मौके पर ही। इसी के साथ आपको बता दें, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद जिला भिजवाया है और फरार चालक की तलाश यहां पर लगातार जारी है। हादसे के बाद क्षेत्र में गमगीन माहौल है। खबर भरतपुर से है, जहां घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस पड़ताल में लगी हुई है। आपको बता दें, हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 65 वर्षीय बुजुर्ग करण सिंह गुजर, जो सिंघाड़ा गांव के निवासी थे, की मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ आपको बता दें, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर बुरी तरीके से यहां पर क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। फरार चालक की तलाश यहां पर जारी है। हादसे के बाद क्षेत्र में गमगीन माहौल व्याप्त है। बूंदी के केशवराय पाटन से बड़ी खबर बता रहे, जहां क्षेत्र में स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस से गिरा युवक, जहां युवक ने खुद को बताया पाकिस्तानी युवक के पास से मिले 1920 यूरो और 46,500 रुपए। युवक के पास नहीं मिला कोई भी पासपोर्ट या फिर वीजा। युवक नेपाल के रास्ते से भारत आने की बात बता रहा है, तो वही इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी उससे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में युवक की हर बात संदिग्ध लग रही है। सीआई हंसराज मीणा ने इसकी जानकारी साझा की। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बूंदी के केशवराय पाटन से, जहां पर क्षेत्र में स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस से गिरा युवक और युवक खुद को पाकिस्तानी बता रहा है। बता रहे कि युवक के पास से 1920 जो है यूरो और 46,500 रुपए भी मिले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बूंदी से संवाददाता कमलेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्षेत्र में स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस से एक युवक गिरा जो कि अपने आप को पाकिस्तानी बता रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कब का है, पूरी जानकारी इस पर चाहेंगे सबसे पहले। देखिए, मैं आपको बता दूं, केशवराय पाटन रेलवे लाइन में एक युवक घायल अवस्था में मिला था। जब ये युवक खुद ही अस्पताल पहुंचा था, लोगों से पूछते हुए, जानकारी लेते हुए ये केशवराय पाटन अस्पताल में पहुंचा, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल युवक से जब मालूम किया तो उसने अपने आप को पाकिस्तानी बताया है। उसके पास से 46,500 रुपए नगद और 1920 रुपए की विदेशी यूरो करेंसी मिली है।
गुरुवार रात की ये बात बताई जा रही है। सीआई हंसराज ने जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि युवक अपना नाम इरफान बता रहा है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अलामसा गांव का रहने वाला है। हालांकि युवक बार बार अपने बयान से भी बदल रहा है। कभी वो बताता है कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मैं ढाबा खोलना चाहता हूँ, इसके लिए वो आया है नहीं, लेकिन उसके पास से किसी प्रकार का पाकिस्तानी दस्तावेज नहीं मिला है। पुलिस ये भी मालूम कर रही है कि युवक को लाया गया है, भेजा गया है, या किसी एजेंसी के थ्रू ये युवक को यहाँ भारत में भेजा गया है, उसकी भी पूरी जानकारी कर रही है। उसका पासपोर्ट और वीजा भी नहीं मिलने के कारण ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या उसका वीजा पासपोर्ट कहीं गिर गया है या खो गया है, या फिर वो गलत तरीके से बिना वीजा पासपोर्ट के यहाँ हिंदुस्तान में आया है। इसको लेकर जो एडिशनल एसपी है, उन्होंने भी युवक से पूछताछ की है, और जो भारत की सुरक्षा एजेंसी है उनको भी सूचना दी गई है। वह भी आज पहुंचकर युवक से जानकारी लेगी। जी, जैसा आपने बताया कमलेश की जो युवक है वह अपने बार बार बयान बदल रहा है, अपनी बात पर जो है बात अलग अलग बता रहा है, और इससे क्या लग रहा है, क्या संदिग्ध है ये सब चीजें, और अब क्या लगता है कि आगे उससे जो भी पूछताछ की जाएगी, क्या कोई बड़े नेटवर्क का इस बीच खुलासा हो सकता है? जी बिल्कुल, देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा एजेंसी इससे पूछताछ करेगी। उच्च स्तरीय अधिकारियों को सूचना देने के बाद जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पूरी तरह सतर्क हो गई है। उनमें भी हड़कंप मचा है कि किस तरह से युवक जो है कि ट्रेन से भारत में आया है और किस तरह से इसकी घुसपैठ हुई है। इसको लेकर पूरी जानकारी जो एजेंसियां वो कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां बिल्कुल एक्टिव मोड पर है और बूंदी पुलिस से बिल्कुल संपर्क में है। आज इस युवक से पूछताछ की जाएगी। युवक को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जी, अब आगे जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कुछ आगे कार्रवाई कर सकती है, क्या कुछ उससे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि उसके पास कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे कि उसके बारे में पता लगाया जा सके, तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? आगे कार्रवाई के लिए यह है कि युवक अपने आप को पाकिस्तानी बता रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन उसके पास दस्तावेज नहीं है। वो या तो गुमराह कर रहा है या क्या बात है, इसको लेकर पूरी गहनता से पूछताछ की जाएगी। हालांकि युवक गिरा है तो उसके सिर में भी चोट आई है, तो उसको लेकर भी अभी उसको भर्ती कर रखा है और पुलिस की पूरी निगरानी में है। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जब तक एजेंसियां पूरा उससे पूछताछ करके क्लियर नहीं हो जाती तब तक युवक को नहीं छोड़ा जाएगा। जी कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुपर लग्जरी बसों में मिलेगी कैटरिंग सुविधा, जहां 28 सितंबर से होगी कैटरिंग सेवा की शुरुआत। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे इस नई सुविधा की शुरुआत। सुपर लग्जरी 20 बसों में यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता का खान पान मिलेगा, तो इस कारण बसों को होटल ढाबों पर ठहरने की भी जरूरत नहीं होगी। यात्रियों की आवागमन समय में भी इससे बचत होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री रोडवेज की 128 एक्सप्रेस बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा की भी शुरुआत करेंगे। तो वहीं अपनी बस राजस्थान रोडवेज बैनर के तहत पहले फेज में 25 बसें चलेंगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, अब रोडवेज की सुपर लग्जरी बसों में कैटरिंग की सुविधा मिलेगी, इससे यात्रियों को कितना फायदा होने वाला है, कितने समय में बचत हो सकती है अब यात्रियों की? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सुविधा की बात की जा रही है। तो सरकार जो है जहाँ एक और आम जन तक पहुंच बढ़ाएगी सेवाओं की, वही सेवाओं का जो क्वालिटी है उसको भी इजाफा हो रहा है। तो अब हमने देखा था कुछ दिनों पहले ही 12 सुपर लग्जरी बसेस की शुरुआत की गई थी जो विभिन्न मार्गों पे चलेगी। अब ऐसे में लंबी दूरी के दौरान यात्रियों को कभी कभार जलपान की भी आवश्यकता होती है, और ऐसे में बसों को एक नियमित स्टॉपेज जो है वो निर्धारित किए गए हैं। कई बार उन स्टॉप पे जो मिलने वाला खाना है उसको लेकर यात्रियों को आपत्ति रहती है, उसकी क्वालिटी को लेकर, उसकी कीमतों को लेकर। कई बार कहा जाता है कि जो उत्पाद थे वो अत्यधिक महंगे थे। तो ऐसे में तमाम यात्रियों को अपने अपने हिसाब से जलपान के समय जो लगता है उसके कारण यात्रा में भी विलम्ब होता है। अब एक पायलट प्रोजेक्ट के जैसे पहले जो सुपर लग्जरी बसेस है उनमें जलपान
उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। इन बसों में एक सुविधा ये भी है कि इनमें केमिकल टॉयलेट्स की भी सुविधा होती है, तो ऐसे में संभवतः बस को रुकने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो आप ये मान सकते हैं कि जो यात्रा का समय था आज जयपुर से दिल्ली की जो यात्रा थी उसके अभी करीबन जैसे जो 5.5 घंटे लग रहे थे, तो अब 4 घंटे में संभव हो पाएगी। तो यात्रियों के लिए निश्चित रूप से समय भी बचेगा और वही जो सुविधा है उसमें भी इजाफा होगा, जो क्वालिटी है उसमें भी इजाफा होगा। भी ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ उसके मेन्यू पे रहता है, क्या ये प्री ऑर्डर पे अवेलेबल रहेगा, क्या कुछ आइटम्स ऑन बोर्ड रहेंगे। परंतु जाहिर है बस का सफर और ज्यादा आनंदमय रहा है और एक बड़ी संख्या में लोग हैं जो जयपुर दिल्ली ट्रैवल करते हैं और उनको कई बार प्लेन की भी टिकट नहीं मिलती। ऐसे में बस के लिए यात्रा करने पे अब और अधिक जो है स्पेंड करने में उनको तकलीफ नहीं होगी। तो ऐसे में रोडवेज की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार आएगा और ऐसे में ये जो व्यवस्था है इसको धीरे धीरे अन्य बसों के अंदर भी उपलब्ध कराने की प्रयास होंगे। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इससे जो ये एक योजना चलाई जा रही है इससे लोगों को तो फायदा होगा ही, तो क्या लगता है कि अब यात्रियों में से इजाफा होगा? साथ ही अगर राजस्व की बात कर ले तो क्या राजस्व में भी बढ़ावा होता हुआ दिखाई देगा? जी बिल्कुल, आप देखें कि खासकर जैसे जयपुर दिल्ली जो रूट है जिसपे हमने देखा है कि लग्जरी बस की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग जो हैं चाहते हैं कि वह एक आरामदायक स्थिति में दिल्ली पहुंचे। हम एक बड़ा तबका है जो राजस्थान का रहने वाला जो दिल्ली में कार्य कर रहा है, तो ऐसे में जब भी वह घर आते हैं चाहते हैं कि जब भी वह लौटे तो एक आरामदायक स्थिति में वहां पे पहुंचे ताकि वो सीधे अपने नियमित कार्य पे जा सके। और इसके लिए वह कुछ अतिरिक्त पैसा देने को भी, तो उन्हें सुविधा चाहिए, इसके लिए पैसा देने को तैयार है। तो ऐसे में जो सक्षम यात्री हैं उनके लिए एक बड़ी सुविधा होने जा रही है। और जाहिर तौर पर हमने देखा है कि जो लग्जरी बस की डिमांड है आरएसआरटीसी की वह कहीं ज्यादा है। हालांकि जो आम बसेस हैं उनको लेके भी आरएसआरटीसी में भीड़ रहती है, परंतु उसमें उनको प्राइवेट बस ऑपरेटर से फिर भी कंपटीशन करना पड़ता है। यहाँ पे जो लग्जरी बसेस हैं उनमें आरएसआरटीसी की एक अलग पहचान है, एक अलग साख है और ऐसे में अब और सुविधाएं जोड़ के वो जो यात्री हैं उनके लिए यात्रा और आरामदायक बनाइए। तो जाहिर तौर पर जो है यात्री जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चाहेंगे कि वह जहाँ तक संभव हो आरएसआरटीसी सुविधा का इस्तेमाल करें, परंतु और ऐसे में आवश्यकता अनुसार जो बसेस की संख्या है वह भी बढ़ाई जा सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि कितना लोकप्रिय ये जो योजना है ये यात्रियों के बीच में रहती है। जी देखिए, योजना तो ये काफ़ी अच्छी एक कह सकते हैं कि साबित होगी, क्योंकि इससे समय की बचत भी होगी। साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि यात्री के लिए क्या इससे जुड़ी कोई गाइडलाइन जारी हुई है? इसकी कैसे ऑनलाइन बुकिंग होगी या कोई प्री ऑर्डर किया जाएगा या फिर जो यात्री है उसी दौरान बस में ही ये ऑर्डर ले सकते हैं? इसके लिए कोई कुछ गाइडलाइन जो है जारी की गई हो? देखिए, अभी सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, तत्पश्चात ही जो इससे संबंधित सारी सूचनाएं हैं वे सार्वजनिक की जानी है। ऐसे में क्या कुछ उसके मेन्यू पे रहेगा, क्या ऑर्डर किया जा सकता है। जाहिर तौर पर क्योंकि ये एक व्हीकल बेस्ड सर्विस है, ऐसे में अनलिमिटेड मेन्यू यहाँ पे संभव नहीं होगा और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट जो वस्तु है वही लिस्ट पे अवेलेबल होंगी। देखिए, उनमें से क्या कुछ यात्रियों को पहले से ऑर्डर करना पड़ेगा या कुछ एक चीजें अला कार्ट बेसिस पे वहाँ पे भी अवेलेबल होगी। बहुत कुछ ये जो है जैसे हवाई सेवा में हमने देखा है उसी तर्ज पर यहाँ पर भी होगा। तो ऐसे में जहाँ तक संभव होगा वे चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यात्री प्री बुकिंग करें, परंतु इसकी योजना को लेकर कि कैसे इसका होगा वो तमाम चीजें मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद ही सार्वजनिक होंगी। जी अवनिंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग सेमिनार हॉल में पोषण समाधान की गति को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आरयू और पैथ के बीच में समझौता हुआ, जिससे भविष्य में पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग और भी मजबूत होगा। वरिष्ठ सलाहकार भारत डॉक्टर सचिन गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि संस्था विश्व में 70 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। भारत में विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण और नवाचार आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में वासुदेव
मालावत ने शिरकत की। इस अवसर पर मालावत ने कहा कि राजस्थान मूल रूप से मोटे अनाज खाने वाला प्रदेश है। हमारे यहाँ ज्वार बाजरा दैनिक रूप से खाने वाले अन्न हैं। आधुनिक दौर में खान पान में बदलाव के कारण हम पारंपरिक मोटे अनाजों से दूर हो गए हैं। बच्चों में कुपोषण बोनापन आदि एक बड़ी समस्या है। प्रदेश में स्थानीय परिस्थितियों और वातावरण के अनुकूल ही पोषण आहार दिया जाना चाहिए। यह आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में बड़ा सुरक्षा मामला सामने आया है, जहां सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में हनीफ खान को गिरफ्तार किया है। हनीफ जैसलमेर के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के भाला गांव का रहने वाला है और वह सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई के संपर्क में था। उस पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की गतिविधियों की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप है। यह इस साल जैसलमेर में जासूसी के आरोप में हुई चौथी गिरफ्तारी है। अब सभी सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। सीआईडी के आईजी डॉक्टर विष्णुकांत के अनुसार टीम लंबे समय से ऐसे मामलों पर नजर रख रही थी। खबर झुंझुनू के खेतड़ी से है, जहां विधायक जनसंवाद केंद्र पर खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने व्यापारियों से मुलाकात की। इस मौके पर विधायक धर्मपाल गुर्जर ने व्यापारियों को केंद्र सरकार की ओर से जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी खत्म करने की जानकारी दी। गुर्जर ने व्यापारियों से आग्रह किया कि सरकार के निर्देश अनुसार आमजन को सुविधाएं प्रदान करे। विधायक धर्मपाल ने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया, साथ ही क्षेत्र के विकास में व्यापारियों की भूमिका को अहम बताया। बैठक के बाद गुर्जर ने न्यू मार्केट सुभाष मार्केट का दौरा किया। व्यापारियों ने विधायक को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। धर्मपाल ने व्यापारियों से जीएसटी नियमों के अनुसार वस्तु उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है जोधपुर से, जहां जोधपुर की सीबीआई कोर्ट ने आयकर विभाग के पूर्व मुख्य आयुक्त पवन कुमार शर्मा और आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को रिश्वतखोरी के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2015 का है, जब दोनों अधिकारियों को एक व्यापारी से लाखों रुपए के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आयकर अधिकारी भंडारी की गिरफ्तारी के बाद जांच में मुख्य आयुक्त शर्मा की भूमिका भी सामने आई थी। इस कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। कोर्ट के फैसले की पुष्टि सीबीआई के अधिवक्ता भगवान एस भवरिया ने की है। यह फैसला सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। तो बड़ा मामला सामने आ रहा है जोधपुर से, जहां सीबीआई ने दोनों को 4 साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2015 के मामले में दोनों को 4 साल की सजा यहां पर कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। तो जोधपुर से बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां पर सीबीआई के अधिवक्ता भगवान एस भवरिया ने इसकी पुष्टि की है। मुख्य आयकर आयुक्त रहे हैं और आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी को भी सुनाई गई है सजा। न्यायालय ने निर्णय दिया है तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा और आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी दोनों को दोषी किया है और 4 वर्ष साधारण कारावास और 1,10,000 रुपये जुर्माने से जो है दंडित किया है और उनको केंद्रीय कारागार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दयाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके। दयाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर 2015 के बाद यहाँ पर फैसला सुनाया गया है, तो क्या कुछ यहाँ पर कहना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, इस तरह की लेख है तो 2017 में इस मामले का रिश्वत लेने के मामले में आयकर आयुक्त और आयकर अधिकारी शैलेंद्र सिंह भंडारी को गिरफ्तार किया था। उसके मामला जांच शुरू की थी, उसके बाद उसकी जमानत मिल गई, लेकिन लगातार न्यायालय पर अगले साल चलते रही। जब न्यायालय की सुनवाई हुई और फैसला आया तो शासन न्यायाधीश ने 2 साल की सजा मिली है और उन्हें 1,65,000 का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया। तो निश्चित तौर पर कहा जाता है 4 साल पहले मामला हुआ था, उस दौरान सीबीआई ने खुलासा किया था इनसे काफी घटक कैसे बना पड़ा था और सोना भी बरामद हुआ था। इन जो
पवन कुमार आईकर है कि गिरफ्तार भी लेना आपको ये फैसला है। जी बिल्कुल, तो आरोपियों के अधिवक्ता का इस फैसले के बाद क्या कुछ बयान यहाँ पर सामने आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित सरकारी वकील ने बताया कि देश के वकील ने हमें बताया कि जो है जो इतनी एमपी को व्यापारी को ब्लैकमेल करके उन्हें आयकर की देखिए और कैसे है जिसकी जब कार्रवाई हुई थी और उसने गिरफ्तार कर प्रेस भी किया गया था। उसके बाद जो कार्रवाई हुई है इस मामले में दोषी माना है और सजा दी। जी बिल्कुल, इसके बाद में आरोपियों का मतलब ये तो निचली अदालत से ये फैसला यहाँ पर दिया गया है, तो क्या कुछ यहाँ आरोपी के परिजन यहाँ हायर कोर्ट में भी मामले को दाखिल करेंगे? निश्चित तौर पर एक बार में गिरफ्तार होना होगा, उसके बाद में जमानत के बाद ही जो है आगे हम हाई कोर्ट में अपील लगा सकते हैं सजा को इसको लेकर, लेकिन ये अभी मामला आगे चलेगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दयाल। खबर जोधपुर से है, जहां जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत संतोड़ा में आज अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। तो पूर्व सरपंच द्वारा सरकारी जमीन पर बनाई गई 5 पक्की दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। वर्तमान सरपंच और पंचायत द्वारा इन दुकानों को अतिक्रमण घोषित करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान एडीएम, भारी पुलिस बल, महिला पुलिस, ड्रोन टीम और कैमरामैन मौके पर मौजूद रहे। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अल सुबह ही गांव पहुंच गए थे और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध निर्माण को पूरी तरीके से जमींदोज यहां पर कर दिया गया है। तो खबर जोधपुर से है, जहां पूर्व सरपंच ने किया था सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण, उसको लेकर यहां बड़ी कार्रवाई की गई है। मथानिया थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत संतोड़ा में हुई है अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। तो अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। खबर राजसमंद के नाथद्वारा से है, जहां रसूखदारों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रसूखदार यहां सरकार के नियमों का उल्लंघन कर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। नगर के गोवर्धन राजकीय जिला अस्पताल के पीछे गोवर्धन पर्वत के पास बिना परमिशन अवैध बोरवेल की खुदाई कर रहे हैं, जबकि प्रदेश में जनहित कार्यों को छोड़कर बोरवेल करने पर जुर्माना है और 6 माह की सजा का प्रावधान है। लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता और कुंभकर्णीय नींद या कहे कि मिली भगत के चलते रसूखदार दिन दहाड़े बोरवेल कर धरती का सीना चीर रहे हैं। मामले को लेकर तहसीलदार ने न होने पर उपखंड अधिकारी को लगातार कई फोन लगाए, मगर उन्होंने फोन तक यहां रिसीव नहीं किया। अब देखने वाली बात यह है कि कानून जेब में रखकर दिन दहाड़े बोरवेल करने वालों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। खबर अलवर के सुजानगढ़ से है, जहां नवरात्रि महोत्सव के अवसर पर शहर में गरबा और डांडिया महोत्सव का भव्य आयोजन सियाराम बाबा की बगीची में किया गया। इस दौरान पारंपरिक परिधानों में सजे युवक युवतियों ने मां दुर्गा की स्तुति में गरबा खेलते हुए वातावरण को भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना दिया। आकर्षक रोशनी से सजे पंडाल में डीजे पर गुजराती लोकगीतों की धुन पर देर रात तक लोग झूमते गाते रहे। आयोजन समिति के मनीष स्वामी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को भी जीवित रखते हैं। कार्यक्रम में बच्चों, महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंत में उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को चांदी का सिक्का देकर सम्मानित किया गया। तालियों में कमी नहीं। तालियां जोर से ताली हो जाए। खबर हनुमानगढ़ के पल्लू से है, जहां मां ब्रह्माणी के मेले में जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल और थाना अधिकारी विजेंद्र शर्मा ने पुलिस प्रशासन और बाल कल्याण समिति की टीम के साथ मंदिर परिसर के आसपास निरीक्षण किया। इस दौरान मेले में भिक्षावृत्ति में लिप्त और बाल श्रम कर रहे बच्चों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों व मेले में मौजूद व्यवसायियों से अपील की गई है कि वे बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम कार्य न करवाएं और इस संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से ली। और खबर जयपुर से है,
जहां राजस्थान इंटेलिजेंस को मिली बड़ी सफलता, जहां जैसलमेर बॉर्डर एरिया से पाक जासूस को पकड़ा। बता दें कि बासनपीर निवासी हनीफ खान कर रहा था सेना की सूचनाएं लीक। भारत पाक बॉर्डर के नजदीक बहला गांव का रहने वाला है हनीफ। इस वजह से हनीफ का वह मोहनगढ़ रहता था। गढ़साना सहित अन्य जगह आसानी से उसका मूवमेंट था। बता दें कि मोहनगढ़ में रह करके पाक में बैठे अपने आकाओं को इनपुट दे रहा था, तो वहीं सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई के संपर्क में था हनीफ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य संस्थान और सेना की सूचना भी लीक कर रहा था, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वह पाक एजेंट के संपर्क में था और सूचनाएं भेज रहा था। राजकीय गुप्त अधिनियम के तहत आरोपी हनीफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जैसलमेर से संवाददाता योगेश गज्जा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, राजस्थान इंटेलिजेंस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें एक भारत जैसलमेर बॉर्डर से एक पाक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस की जो इंटेलिजेंस विंग है, उन्होंने कल एक जासूस को गिरफ्तार किया है। तो जैसलमेर के बॉर्डर का गांव बाहला है, वहां पर एक व्यक्ति था जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय जैसलमेर की गोपनीय जानकारी, सूचना की जानकारी और सूचना की मूवमेंट की जानकारी सोशल मीडिया से भेज रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो पाकिस्तानी हैंडलों के संपर्क में भी था और उनको जानकारी भेज रहा था। तो इसी को लेकर उस पर नजर रखी जा रही थी और जैसलमेर का जो पीटीएम एरिया है वो बॉर्डर के पास है और वहां पर हनीफ नाम को संदिग्ध गतिविधियों के लिए जैसलमेर की स्पेशल विंग ने गिरफ्तार किया है। अब उससे सभी सुरक्षा एजेंसियां है वो पूछताछ कर रही है। जी, खुफिया एजेंसियों को हनीफ खान की ये जासूसी के बारे में कैसे पता चला, कैसे जो है उसको पकड़ा गया, इस पर पूरी जानकारी जाएंगे। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हनीफ खान है वो बासनपीर जूनी गांव का निवासी था और बॉर्डर के पास वो जो खेती का कार्य करता था और जो बॉर्डर के बाद जो सेना की मूवमेंट थी उस पर वो नजर रखता था और सोशल मीडिया से उसकी जानकारी भेजता था। तो इसकी सूचना जब खुफिया एजेंसियों को पड़ी तो वो काफी समय से इस पर नजर रखी हुई थी। और गौर करने की बात यह है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था तो उस समय जब कोई भी ऐसी घटना होती थी तो खुफिया एजेंसियां वहां पर सतर्क थी और उसी के चलते उसकी जो संदिग्ध गतिविधियां थी और उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट थे उस पर नजर रखी जा रही थी और उसी के चलते उसको गिरफ्तार किया गया। जी योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर अलवर से है, जहां अलवर में गौवंश की हत्या कर मांस बेचने के मामले में 8 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अलवर के अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी रिद्धिमा शर्मा ने इन आरोपियों को 8-8 साल की सजा सुनाई है। साथ ही हर आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2014 का है। अदालत ने अभियुक्त रशीद खां उर्फ बहरा, आबिद खां उर्फ पप्पू, साहबुद्दीन हाकम उर्फ गुरुजी तैयब, मौज खां, वहीद खां और शरीफ को दोषी पाया है। अपर लोक अभियोजक महेश मीणा ने बताया कि वर्ष 2014 में नौगावा थाना क्षेत्र के रघुनाथगढ़ में गौवंश की हत्या कर आरोपी मांस बेच रहे थे। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा था, जिसको लेकर अब कोर्ट ने सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों ने मिलकर गौवंश का वध कर उसका मांस बेचने का गंभीर अपराध किया है। भरतपुर के बयाना रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगाए गए रंग बिरंगे फव्वारे इन दिनों लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गए हैं। स्टेशन के मुख्य द्वार के पास स्थापित ये फव्वारे हर शाम रंगीन लाइटों के साथ जब चलते हैं तो वहां का नजारा बेहद मनमोहक हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग फव्वारे देखने पहुंच रहे हैं और सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने स्टेशन के इस बदलाव की सराहना की है और कहा कि बयाना स्टेशन अब सिर्फ यात्रा
यात्रा का साधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत विजिट पॉइंट बन गया है। रेलवे प्रशासन की इस पहल से न केवल स्टेशन की सुंदरता बढ़ाई है बल्कि शहर को एक नई पहचान भी दी गई है। इसी के साथ आपको बता दें, वहां का नजारा बेहद मनमोहक हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग फव्वारे देखने पहुंच रहे हैं और सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने स्टेशन के इस बदलाव की खूब सराहना की है और कहा कि बयाना स्टेशन अब सिर्फ यात्रा का साधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत विजिट पॉइंट यहां पर बन गया है। रेलवे प्रशासन की इस पहल से न केवल स्टेशन की सुंदरता बढ़ी है बल्कि शहर को एक नई पहचान भी यहां पर मिली है। दुनिया में अब समय है कि यह बदलाव किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमारे यहाँ बयाना जंक्शन के बाहर ये फव्वारे लगाए हुए हैं जिनमें रंगीन लाइटें लगाई हुई हैं। रात को 8 बजे करीब उनमें चालू कर देते हैं जिससे कि हमारे बयाना की जनता है, लोग हैं, वो जाते हैं, साथ में बच्चे भी जाते हैं। ऐसा लगता है पिकनिक मना रहे हैं। बहुत अच्छा सुंदर बनाया है जिससे हम इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। खबर अलवर से है, जहां अलवर जिले के भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के निर्देशन में मेरी पुलिस मेरा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत साइबर सेल ने तकनीकी विश्लेषण कर 110 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इन मोबाइलों को शुक्रवार को एसपी कार्यालय में उनके असली मालिकों को लौटा दिया गया है। मोबाइलों को राजस्थान सहित हरियाणा, यूपी और दिल्ली एनसीआर से ट्रेस कर बरामद किया गया है। तो खबर अलवर से है, जहां भिवाड़ी में मेरी पुलिस मेरा अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, अलवर जिले की भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के निर्देशन में इस बड़ी अभियान को पहल को यहां पर मोर्चा दिया गया है। इसके तहत साइबर सेल ने तकनीकी विश्लेषण कर 110 गुमशुदा मोबाइल फोन यहां पर बरामद किए हैं जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए आकी जा रही है। इन मोबाइलों को शुक्रवार को एसपी कार्यालय में उनके असली मालिकों तक यहां पर पहुंचा दिया गया है। मोबाइलों को राजस्थान सहित हरियाणा, यूपी और दिल्ली एनसीआर से ट्रेस कर बरामद किया गया था। उसमें आप जाएंगे तो एक आम जनता के लिए उस पर आप लॉगिन करके आपका जो फ़ोन खोया है उसकी बिल और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड और जो सिम उस फ़ोन में लगा हुआ था उस सिम को आप क्योंकि वो सिम वापस से रीइशू करवा सकते हैं, तो उस सिम को रीइशू कराने के बाद आप उस फ़ोन की कंप्लेंट उस पर डाल सकते हैं। कंप्लेंट डालने में कुछ नहीं, 3-4 फील्ड आपको भरने पड़ते हैं। एक आपकी बिल या इन्वॉइस, जो ई कॉपी हो, किसी भी तरीके की इन्वॉइस हो, उस पर आप इन्वॉइस डाल दीजिए। IMEI डालनी होती है, वो IMEI भी आप वहाँ ढूंढ सकते हैं इस सिम में कौन सा IMEI डालनी होती है। उसके बाद एक बार आप वो सिम को इस पूरी डिटेल्स को वहाँ पे वो कर देते हैं, फिर वो हमारे डेटाबेस में आ जाता है कि इस थाने अंतर्गत ये फ़ोन चोरी हुआ है या गुम गया है। खबर डीग से है, जहां आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने नगर पालिका में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। गृह राज्य मंत्री ने खुद भी रक्तदान किया। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत किया गया है। साथ ही दोनों मंत्रियों ने शहरी सेवा शिविर अभियान की प्रगति की जानकारी भी ली है। कार्यक्रम के दौरान नगर उपखंड के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया गया। खबर डीग से है, जहां गृह राज्य मंत्री ने यहां खुद रक्तदान किया है। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। साथ ही दोनों मंत्रियों ने शहरी सेवा शिविर अभियान की प्रगति की भी जानकारी यहां पर ली है। कार्यक्रम के दौरान नगर उपखंड के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग यहां पर किया गया। खबर सिरोही से है, जहां सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील की 4
पंचायतों में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन परियोजनाओं को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। करीब 800 हेक्टेयर भूमि पर होने वाली इस खनन परियोजना से किसानों को अपनी खेती, जल स्रोत और पर्यावरण को लेकर गहरी चिंता है। इसी बीच सिरोही जालोर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने पिंडवाड़ा क्षेत्र के बामणवाड़ जी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सांसद ने साफ कहा कि किसान हित में जो सही होगा वही फैसला लिया जाएगा। उनके इस बयान से विरोध कर रहे ग्रामीणों को एक नई उम्मीद यहां पर मिली है और अब सभी की नजर प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। इसलिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री महोदय जो सुधार कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर मोदी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी इस बार 2 अक्टूबर को धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। दशहरे को लेकर के अजमेर में तैयारियां जोरों पर है। शहर की पुष्कर रोड स्थित नई चौपाटी पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को रंग रोगन कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। रावण के पुतले बनाने वाले डिग्गी मालपुरा निवासी कारीगर मुकेश बंजारा ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी छोटे बड़े पुतलों की खास डिमांड है। यह 2 फीट से लेकर 50 फीट ऊंचाई तक के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। कीमत भी आकार के हिसाब से तय की गई है, जो 300 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए तक है। खास तौर पर बड़े पुतलों की डिमांड आयोजकों और समितियों से आती है, जबकि छोटे पुतले घरों और मोहल्लों में दशहरे के आयोजनों के लिए खरीदे जाते हैं। इस बार लगातार हुई बारिश के कारण कच्चा माल समय पर उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण पुतलों की तैयारी और बिक्री दोनों पर असर पड़ रहा है। जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत संतोड़ा में आज अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पूर्व सरपंच की ओर से सरकारी जमीन पर बनाई गई 5 पक्की दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। वर्तमान सरपंच और पंचायत की ओर से इस दुकानों को अतिक्रमण घोषित करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान एडीएम, भारी पुलिस बल, महिला पुलिस ड्रोन टीम और कैमरामैन मौके पर मौजूद रहे। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अल सुबह ही गांव पहुंच गए थे और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। भरतपुर जिले के बयाना में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला, जहां ब्रह्मबाद पुल के पास एक हाईवा ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 65 वर्षीय बुजुर्ग करण सिंह गुर्जर और सिंगाड़ा गांव के निवासी थे। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और फरार चालक की तलाश जारी है। हादसे के बाद क्षेत्र में गमगीन माहौल है। भरतपुर के बयाना रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगाए गए रंग बिरंगे फव्वारे इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। स्टेशन के मुख्य द्वार के पास स्थापित ये फव्वारे हर शाम रंगीन लाइटों के साथ जब चलते हैं तो वहां का नजारा बेहद ही मनमोहक हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग फव्वारे देखने के लिए पहुंच रहे हैं और सेल्फी लेते हुए नजारा देख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने स्टेशन के इस बदलाव की सराहना की है और कहा है कि बयाना स्टेशन अब सिर्फ यात्रा का साधन नहीं बल्कि खूबसूरत विजिट पॉइंट भी बन गया है। रेलवे प्रशासन की इस पहल ने न केवल स्टेशन की सुंदरता बढ़ाई है बल्कि शहर को एक नई पहचान भी दी है। अलवर जिले के भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के निर्देशन में मेरी पुलिस मेरा अभियान चलाया गया। इसके तहत साइबर सेल ने तकनीकी विश्लेषण कर 110 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। इन मोबाइलों को शुक्रवार को एसपी कार्यालय में उनकी असली मालिकों को लौटा दिया गया। मोबाइलों को राजस्थान सहित हरियाणा, यूपी और दिल्ली एनसीआर से ट्रेस कर बरामद किया गया है। भिवाड़ी में मेरी पुलिस मेरा अभियान की शुरुआत हुई। बता दें कि साइबर सेल 110 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए और उनके मालिकों को सौंप दिया गया है।
बता दें कि इन मोबाइलों की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है, जिन्हें अब उनके मालिकों को सौंप दिया गया है। एसपी कार्यालय में उनकी असली मालिकों को वह लौटाए गए। उसमें आप जाएंगे तो एक आम जनता के लिए उस पर आप लॉगिन करके आपका जो फ़ोन खोया उसकी बिल और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड और जो सिम उस फ़ोन में लगा हुआ था उस सिम को आप क्योंकि वो सिम वापस से री इशू करवा सकते हैं, तो उस सिम को री इशू कराने के बाद आप उस फ़ोन की कंप्लेंट उस पर डाल सकते हैं। कंप्लेंट डालने में कुछ नहीं, 3-4 फील्ड्स आपको भरने पड़ते हैं। एक आपकी बिल या इन्वॉइस जो ई-कॉपी हो, किसी भी तरीके की इन्वॉइस हो, उस पर आप इन्वॉइस डाल दीजिए। IMEI डालनी होती है, वो IMEI भी आप वहाँ ढूंढ सकते हैं कि इस सिम में कौन सा IMEI डालनी होती है। उसके बाद एक बार आप उस सिम को इस पूरी डिटेल्स को वहाँ पे वो कर देते हैं, फिर वो हमारे डेटाबेस में आ जाता है कि इस थाने अंतर्गत ये फ़ोन चोरी हुआ है या गुम गया है या स्नैच हुआ है। उसमें